मेरे और इमरान के दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू मजीद हुई और फिर मैं रवाना हो गया। एसपी तैमूर ने सारे दरवाजे बंद करवा रखे थे, लेकिन वो भी जानता था कि यहाँ मेरी और इमरान की एक खास अथॉरिटी है। उसने मुझे न सिर्फ जाने की इजाज़त दी बल्कि एक ASI को हदायत की कि वो मेरे साथ जाए और पुलिस मोबाइल में मुझे मतलूबा जगह तक पहुँचाए। हम मेन गेट से निकले। यहाँ मीडिया वालों का हजूम था। इनके रंग बिरंगी स्टेशन वैन नजर आ रही थी। ये रात का आखिरी पहर था, मगर ट्यूब लाइट्स और सच लाइट्स की वजह से गेट के आसपास दिन का समा था। हमारी गाड़ी देखकर कुछ रिपोर्टर्स हमारी तरफ लपके थे, लेकिन ASI गुल अहमद तेजी से आगे निकल गया। वह अपने नाम ही की तरह जरा खिला खिला और खुशबाज शख्स था। शक्ल सूरत के लिहाज से भी आम पुलिस वालों से कदरे मुख्तलिफ नजर आता था। वो बोला, ताबिश साहब, आपके दोस्त इमरान साहब का तो बड़ा चर्चा हो गया जी। हर अखबार में खबर आई है और टीवी पर भी बताया गया कि इन्होंने जावा जैसी इंडियन बदमाश को ललकारा है और इसे सरहद पार जाने पर मजबूर कर दिया है। फिर वह सवालिया अंदाज में बोला, क्या वाकई जावा इंडिया वापस चला गया है या यहीं कहीं चुप कर बैठा है? मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप लोग ये सवाल इमरान से करो तो शायद कोई जवाब मिल जाए। मैं खामोशी से सफर करना चाह रहा था, लेकिन गुल अहमद बातूनी शख्स था। थोड़ी देर चुप रहकर फिर कोई ना कोई बात छेड़ देता था। मसलन जलाली साहब का इंतकाल हो गया तो आगे क्या होगा? क्या डॉक्टर महनाज वाकई खुद यहाँ से गई है? कहीं उसे किसी ने अगवा तो नहीं किया? अराकोई का मुजस्मा वाकई गायब है या कोठी के अंदर ही कहीं छुपाया गया, वगैरह वगैरह। मैंने उसके इन सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब दिए। इस हौसला शिकनी के बावजूद वो गायब बात छेड़ता रहा। 5-10 मिनट चुप रहने के बाद वो अचानक बोला, ताबिश भाई, ये जो इमरान साहब ने बताया था कि जावा ने कुछ अर्सा पहले इंडियन अदाकारा माधुरी से हर्बल भरशाट किया था, तो क्या वाकई कोई इस किस्म का काम हुआ था? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही दिमाग में सवाल आ रहा है। वैसे ये है तो ज्यादती ना कि एक लड़की जो किसी मजबूरी की वजह से आपके पास काम मांगने आती है, उसके साथ ऐसा किया जाए। क्या किया जाए? यही हर्बल भरचाट वगैरह। तुम गलत समझ रहे हो। हर्बल भरचाट कोई लफ्ज ही नहीं है, वो यूं ही छोड़ी थी इमरान साहब ने। इनकी ये आदत है। वाकई गुल अहमद ने धीरे घुमाए। मैं अदालत में जाकर हल्फिया बयान देने को तैयार हूं, मैंने बेजार होकर कहा। खैरत है, वहां गेट पर तो एक अखबारी नुमाइंदा बड़े दावे से कह रहा था कि ये संस्कृत का लफ्ज है और इसका मतलब बड़ा गलत किस्म का है। चलो शुक्र है आपने मेरा ज़हन साफ कर दिया, वरना बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। उसने बताया सुकून की सांस ली, लेकिन लगता था कि दिल ही दिल में वो जावा की तरफ से खासा मायूस हुआ है। आधे घंटे बाद जब ASI गुल अहमद ने मुझे मीनार पाकिस्तान के मतलूबा गेट पर उतारा तो रात के 3:30-4 का वक्त था। सड़कें सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट भी जैसे ऊँग रही थी। मेरी हदायत के मुताबिक मुझे उतारने के बाद गुल अहमद वहीं खड़ा रहा। एक तरफ से इमरान बरामद हुआ, बिल्कुल ऐसे लगा कि जमीन से निकल आया है। ये साथ किसको लाए हो? उसने छूटते ही पूछा। एक ASI है, गुल अहमद नाम है। चलो अच्छी बात है, हम अभी इसे अपने साथ रखेंगे, बल्कि इसी की गाड़ी पर जाएंगे, जरा आसानी रहेगी। मैं अपने वाली गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद हम ASI गुल अहमद के साथ तेज रफ्तारी से लोअर माल रोड की तरफ जा रहे थे। हम एक रहायशी आबादी में दाखिल हुए, फिर एक प्राइवेट अस्पताल के सामने जाकर रुक गए। यह साफ सुथरा अस्पताल एक बड़ी कोठी के अंदर वाक़ था। हमने गुल अहमद को गाड़ी के अंदर ही रहने दिया और खुद इस अस्पताल नुमा क्लिनिक में दाखिल हो गए। रात के इस पहर अस्पताल के अंदर बाहर खामोशी थी। यहाँ 10-15 कमरे और 3 दरमियाने साइज के वार्ड थे। ज्यादातर मरीज सो रहे थे। हमारा अंदाज ऐसा ही था जैसे हम किसी मरीज के अटेंडेंट हैं। इमरान के हाथ में दवाओं वाला एक छोटा सा शापर भी था। किसी ने हमसे रोक टोक नहीं की। एक वार्ड के सामने जाकर इमरान रुक गया। ये फीमेल वार्ड था। दरवाजे के शीशे में से 10-12 मरीज खवातीन नजर आ रही थी। इक्का दुक्का तीमारदार भी थे। वार्ड के अंदर एक नर्स काउंटर के पीछे बैठी गालबन सस्पेंस डाइजेस्ट की वर्करदानी कर रही थी। इमरान ने सरगोशी की, महनाज की वालदा को पहचान सकते हो? मैंने ध्यान से देखा। हाँ, दाएं तरफ 5वां बेड है। आर यू श्योर? यस। हम अंदर दाखिल हुए और सीधे मतलूबा बेड पर पहुंचे। वार्ड की मध्यम रोशनी में खातून नीम दराज थी और होले होले खांस रही थी। हमें देखकर चौंकी और उठकर बैठ गई। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद इमरान सरगोशी के अंदाज बोला, आंटी, हम जलाली फार्म हाउस से आए हैं, आपकी खास इतला देनी है। खातून का चेहरा हल्दी हो गया। महनाज तो खैरियत से है ना? वो खैरियत से है, लेकिन इतला इसी के बारे में है। खातून ने घबराए हुए अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखा। साथ वाले बिस्तर की खातून भी हमारी तरफ देखने लगी। इमरान ने महनाज की वालदा से कहा, अगर आपको चलने में ज्यादा दुश्वारी ना हो तो सामने लाबी में आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। महनाज की वालदा ने असबात में सर हिलाया और कोशिश करके उठ खड़ी हुई। इमरान बहुत जल्दी में नजर आता था। उसके हरकत और सकनात में बेचैनी थी। हम महनाज की वालदा को सहारा देकर लाबी तक लाए। वो सोफे पर बैठ गई। इमरान ने अपने मखसूस हमदर्दाना अंदाज में कहा, आंटी, वहां फार्म में फिर गड़बड़ हुई है। लगता यही है कि डॉक्टर महनाज खतरा महसूस करके कहीं निकल गई है।
कुछ लोगों की तरफ से आपको भी खतरा हो सकता है। हम चाहते हैं कि अभी इमरान का फिक्रा पूरा नहीं हुआ था कि 2 गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से आईं और इस प्राइवेट अस्पताल के एन सामने आकर रुकी। पहियों की चिरचिराने की आवाज दूर तक गूंजी। चंद हेविले बरामद हुए और लपकते हुए अस्पताल के दरवाजे की तरफ आए, लेकिन इससे पहले कि वो मेन दरवाजे तक पहुंचते, रात का सन्नाटा फायरिंग की खौफनाक आवाज से चिकनाचूर हो गया। मैंने केवले को गोली खाकर ऊंधे मुंह गिरते देखा। दूसरे आड़ लेने के लिए मुख्तलिफ इतराब में भागे। यही वक्त था जब 2-3 और गाड़ियां नजर आईं। एक स्टेशन वैन ने बड़े संगीन अंदाज में एक टोयोटा कार को साइड मारी और टोयोटा कार फुटपाथ पर चढ़कर एक शोकेस से जा टकराई। इमरान चलाया, आंटी हमें यहां से निकलना होगा। आंटी हक्का बक्का थी, वजह से यकसर मफलूज होकर रह गई थी। हमने उन्हें उठाया और अपने हाथों की कुर्सी पर बिठा लिया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। जिन मरीजों के लिए हिलना जुलना भी महल था, वो जान बचाने के लिए बिस्तरों से उतर आए थे। हम दोनों आंटी को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। मेरी टांग एक बार फिर दर्द से सनसनाने लगी। एक ड्यूटी डॉक्टर हमारे रास्ते में आई। उसने घबरा कर पूछा, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? इमरान ने धक्का देकर डॉक्टर को एक तरफ गिराया। हम आंटी समेत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। बुलंदी से इर्द गिर्द का मंजर ज्यादा वजाहत से हमारे सामने आया। ये लर्जा खेज था। अस्पताल के इर्द गिर्द कम से कम 1 दर्जन मशकूक गाड़ियां आड़ी तिरछी खड़ी थीं। अस्पताल के इन सामने और बाएं जानब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी। शीशे सनाकों से टूट रहे थे, टायर ब्रस्ट हो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। मैंने देखा और कांप गया। पुलिस मोबाइल में आग भड़क उठी थी और इसके करीब ही ASI गुल अहमद सड़क पर ऊंधे मुंह पे सुध पड़ा था। लगता था कि रियान और जावा ग्रुप के लोगों को बाहिमी अदावत ने खुश हवास से बेगाना कर दिया है। वो हर जगह वैसी जानवरों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तसादुम की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मैंने 4 फुट ऊंची मुंडेर फांदी और 7 वाली छत पर आकर आंटी सख्ता ज़दा थी। इनका वजन बहुत ज्यादा नहीं था। इमरान ने इन्हें बाजुओं में उठाया और मुंडेर के ऊपर से मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने आंटी को गोद में उठाया। इमरान भी मुंडेर फांद कर दूसरी छत पर आ गया। यह भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग की छत थी। बरसाती की तरफ बस एक छोटा सा बल्ब रोशन था। इस बिल्डिंग की छत एक तीसरी बिल्डिंग से मिली हुई थी। हम बासानी इससे तीसरी छत पर पहुंच गए। यह तीसरी इमारत अभी जेर तामीर थी। गालबन ताजा लेंटर डाला गया था। लेंटर पर थोड़ा बहुत पानी खड़ा था। हम सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। मुकम्मल तारीकी थी। यहाँ हर तरफ ईंटें और रेत वगैरह बिखरी हुई थी। अस्पताल के इर्द गिर्द होने वाली फायरिंग मुसलसल जारी थी। पिस्टल, माउजर और ऑटोमेटिक राइफलें इस्तेमाल हो रही थी। काहे बगाहे एक रिपीटर की जोरदार आवाज भी उभरती थी। इसी दौरान में हमने पुलिस मोबाइल्स के सायरन भी सुने। पुलिस मौका पर पहुंच रही थी। मुझे ASI गुल अहमद का ख्याल आया। अस्पताल की खिड़की में से हमने उसे सड़क पर बेसुध पड़े देखा था। लगता था कि वो काम आ गया, लेकिन यह भी मुमकिन था कि वो सिर्फ जख्मी हो और इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत हो। अब पुलिस के आ जाने से कम उसे तो तिब्बी इमदाद मिल ही सकती थी। हमें जेर तामीर इमारत के सामने एक सुजुकी डिब्बा खड़ा नजर आया। इसके हेडलाइट्स रोशन थी। ड्राइवर गालबन अंधाधुंध फायरिंग देखकर यहाँ गली के मोड़ ही पर रुक गया था। इमरान ने कहा, डिब्बे की तरफ चलो। हम डिब्बे की तरफ बढ़े। इमरान अगला दरवाजा खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। उसके साथ ही उसने अकबी दरवाजा भी खोल दिया। मैं आंटी समेत पिछली नशिस्त पर चला गया। ड्राइवर एक दरमियानी उम्र का शख्स था। मोटे शीशों की ऐनक के पीछे उसकी आंखें खुली रह गईं। उससे पहले कि वो कुछ बोलता, इमरान ने कहा, अरे भाई, हम इमरजेंसी में हैं। आंटी जी को अस्पताल ले जाना है। तुम गाड़ी रिवर्स करो और बाहर की तरफ मोड़ लो। ड्राइवर यकीनन पहले ही अंधाधुंध फायरिंग की वजह से खौफजदा था। मजीद डर गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर इमरान की तेज आवाज ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया। इमरान बोला, गाड़ी आगे बढ़ाओ वरना मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। ड्राइवर ने डरी हुई नजरों से नीचे देखा। यकीनन उसे इमरान के हाथों में पिस्तौल नजर आ गया था। एक लम्हे के लिए लगा कि वो गाड़ी छोड़कर भागने का इरादा रखता है, मगर जब इमरान ने उसे बाजू से पकड़ा तो मरता क्या न करता कि मसदाक उसने गाड़ी रिवर्स की और बाएं तरफ मोड़ ली। मैंने सख्ता ज़दा आंटी को नशिस्त पर बिठा दिया था। वो सरतापा लर्ज नहीं थी। इमरान ने कहा, आंटी, मैंने ठीक कहा था ना कि आपको खतरा है। ये अस्पताल से बाहर जो कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है, मेरे लिए। लेकिन मैंने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया, मगर जो लोग महनाज को ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहे हैं। महनाज ठीक तो है ना? आंटी ने फिर लर्जा आवाज में पूछा। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि हम जल्द उससे आपकी मुलाकात भी कराते। इमरान ने कहा। मैं जानता था कि आखिरी अल्फाज उसने सिर्फ तसल्ली देने के लिए कहे हैं। महनाज कहाँ है इसके बारे में अभी हमें कुछ अंदाजा नहीं था। आंटी मौका महल की परवाह किए बगैर चलाली को कोसने लगी। इस बुड्ढे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कब्र में टांगे लटकाए बैठा और काम देखो। अल्लाह करे इसकी अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा हो। अल्लाह करे इसका भी ऐसे ही ये तमाशा लगे। वो बाकायदा रोने लगी। फिर रोते रोते ही पूछा, अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो बेटा? इमरान ने आंटी की सुनी अनसुनी करते हुए ड्राइवर से कहा कि वह गाड़ी एक तरफ रोक ले। उसने फौरन इमरान की हदायत पर अमल किया। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। अब हम नहर किनारे शाहजमाल वाले मोड़ के पास थे। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। किसी करीबी मस्जिद से फजर की आजान बुलंद हो रही थी।
इमरान ने ताकुम अमेज लहजे में ड्राइवर से कहा, बड़े भाई नीचे उतर जाओ, अगर पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़े तो सख्त मुसीबत में फंसोगे, अगर खामोश रहे तो गाड़ी तुम्हें शहर ही में कहीं खड़ी मिल जाएगी, अपना मोबाइल नंबर दो मुझे। ड्राइवर ने हकलाते हुए इमरान को अपना फोन नंबर बताया, जिसे इमरान ने कागज पर लिख लिया। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी से उतरा और वक्त दूर खड़ा हो गया। इमरान ने ड्राइविंग नशिस्त संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहाँ जाना है, मैंने पूछा। इस वक्त सबसे पहला काम तो आंटी जी को किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचाना है, इमरान ने कहा, और गाड़ी पुल के पास से अंदरूनी सड़क पर मोड़ ली। मैं समझ गया कि वो डिफेंस वाले घर की तरफ जा रहा है। शायद फिल वक्त यही करीब तरीन ठिकाना उसकी समझ में आया था। करीबन 10 मिनट की बर्क रफ्तार ड्राइविंग के बाद हम डिफेंस वाली कोठी में थे। ये वही जगह थी जहां फरा और आतिफ बड़ी हिफाजत के साथ रहाइश पजीर थे। इमरान के साथी शाहीन और नन्ना बालू भी अपनी आया सफिया समेत यहाँ मौजूद था। जिलानी के सिवा सब लोग अभी सो रहे थे। जिलानी को भी हमारी अचानक आमद ने हैरान कर दिया। हमारे साथ दहशत ज़दा आंटी को देखकर वो मजीद हैरान हुआ। हमने सबसे पहले आंटी को एयर कंडीशन कमरे में पहुंचाया और इनका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इन्हें डिस्प्रिन वगैरह खिलाई। मेरे इमरान के हमदर्दाना रवैये ने आंटी का खौफ काफ़ी कम कर दिया था और इन्हें एहसास होने लगा कि वो यहाँ महफूज हैं। इमरान ने इस कोठी तक पहुँचते हुए गाड़ी को काफ़ी घुमाया फिराया था। इस बात का ही इम्कान न होने के बराबर था कि आंटी को यहाँ के महल्ले वकूफ़ का अंदाज़ा हुआ होगा। इमरान ने जिलानी को हदायत की कि वो सुजुकी डिब्बे की नंबर प्लेट बदले और इसे डिफेंस से बाहर नहर किनारे किसी जगह खड़ा करके आए। जिलानी अस्बात में सर हिलाकर बाहर निकल गया। इमरान ने डिस्प्रिन के साथ ही एक सुकून बख्श दवा भी आंटी के मेदे में पहुंचा दी थी। वो जल्दी अपने सवालात तर्क करके ऊँगने लगी। हम कॉमन रूम में आ बैठे। अब दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैंने कहा, तुम्हारा यह अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला कि रियान और जावा ग्रुप के लोग अब एकदम महनाज की वालदा की तरफ चपटेंगे। वो अदा से मुस्कुराया, मेरे अंदाजे हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं, इसीलिए तो फसाद प्लस चैनल दिन रात तरक्की कर रहे। अब तुम बता सकती हो कि कल क्या होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या होगा। आज सोमवार, कल यकीनन मंगल होगा। ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ये खबर तो ना हुई, मैंने दलील दी। खबर हुई ना, क्यों ना हुई? तुमने बहस छेड़ दी है ना। इसका अंजाम ये होगा कि तुम्हारी लंबी नाक पर मुक्का मारकर तुम्हारा बांसा कड़क कर दूंगा और अपना कोई खराब कैमरा भी खुद ही तोड़ डालूंगा। फिर चैनल पर खबर चलेगी। न्यूज चैनल के एहलकारों पर फ्राइज की अंजामदही के दौरान में बेईमाना तशद्दुद। बेईमाना क्या होता है? जब तशद्दुद ज्यादा बुरा हो तो इसको बेईमाना कहते हैं। किसी भी लफ्ज या वीडियो क्लिप को रिपीट करने से इसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो मुझे बातों में मत उलझाओ, पूरी खबर सुनो। बेईमाना तशद्दुद किया, कैमरा तोड़ डाला, बल्कि तोड़ डाला भी जरा कमजोर लफ्ज है, चिकनाचूर कर डाला। चैनल के मुलाजमीन को इबरतनाक अंजाम की धमकियां दी। पता चला कि यह ताबिश नामी शख्स डिफेंस की कोठी में जुआ कर रहा है और 2 इश्तिहारी मुलजमों की पुष्टपनाही भी कर रहा है। यह ताबिश दरअसल इस साबिक नाज़िम का भतीजा है, जिसके बड़े चचा का छोटा दामाद सूबाई हुकूमत के अहम वजीर के फूफा साहब का कारोबारी पार्टनर है। इस तरह से ये मामला साफ तौर पर सियासी और हुकूमती गुंडागर्दी का बनता है। रोजे अफजू महंगाई, बुरी गवर्नमेंट और मुल्की सलामती की मखदूज सूरत हाल ही क्या कम थी कि अब ये कैमरा टूटने वाला जबरदस्त बहरान भी पैदा हो सकता है। लगता है कि कोई अजीम तब्दीली आने वाली है। दानिश्वर पहले ही 2 साल से कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिन बहुत ज्यादा अहम है और अब तो दिनों की नहीं घड़ियों की बात है। हो सकता है कि जब हम ब्रेक पर जाएं तो हमारे वापस आने तक मुल्क में बहुत कुछ ब्रेक हो चुका हो और इस तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया में ताकत का तवाजुन खराब, बल्कि चिकनाचोर, बल्कि रेजा रेजा हो चुका हो। अक़वाम मुत्तहिदा बैठी सर पकड़ कर रो रही हो और नेटो चिल्ला चिल्ला कर खुदा के लिए तुम ठीक कहते हो। मैंने उसके सामने आजिज़ी से हाथ जोड़े। वह मुस्कुरा कर चुप हो गया। एकदम मैं चौंक गया। मुझे आंटी के मोबाइल फ़ोन का ख्याल आया। जब हम आंटी को लेने अस्पताल जा रहे थे तो हमारे जहन में था कि इनका मोबाइल फ़ोन ज़रूर साथ लाना है, लेकिन वहाँ एकदम ही हंगामा शुरू हो गया था। हमें मोहलत ही नहीं मिली हम आंटी का शोल्डर बैग या कोई और चीज़ साथ ले सकें। इमरान ने मेरे चेहरे से मेरे ख्यालात का अंदाज़ा लगा लिया और बोला, आंटी के मोबाइल फ़ोन के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर मोबाइल फ़ोन मेरे सामने रख दिया। आंटी का है? मैंने पूछा। हाँ, मैंने जाते साथ ही आंटी के तकिए के नीचे से निकाल लिया था। 1 नंबर के खोचल हो तुम, मैंने कहा, और तुम नंबर 2, यानी खोचल भी हो और 2 नंबर भी। महनाज को ट्राई मार कर देखो इसके नंबर पर। इमरान ने नंबर प्रेस किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तीसरी चौथी कोशिश भी नाकाम हुई तो उसने आंटी की तरफ से महनाज को कॉल मी का मैसेज भेजा। तुम्हारा दिमाग इस सिलसिले में क्या कहता है? मैंने पूछा। हाँ, मैसेज भेजना और पढ़ना कोई अच्छा काम नहीं यार, लोगों का काफी वक्त जाया होता है इसमें। यार मैं महनाज के बारे में बकवास कर रहा हूँ। बज़ाहिर तो यही लगता है कि जलाली साहब के बेहोश होने के बाद उसने अपने साथी डॉक्टर के साथ मिलकर अलमारियों के ताले तोड़े ही और आरा कोए
समेत दूसरी चीजें लेकर निकल गई है। वो खिलाफ तो अक्का संजीदा हो गया, सिगरेट का कश लेकर बोला, लेकिन पता नहीं मुझे ये क्यों लग रहा है कि डॉक्टर महनाज फार्म हाउस से पहले निकली है। जलाली साहब की तबीयत बाद में खराब हुई है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। अगर ऐसा है तो फिर अलमारियों के ताले तोड़े जाने की क्या जरूरत थी? जलाली साहब भी वहीं पर मौजूद थे। डॉक्टर महनाज उनसे चाबियां ले सकती थी। हो सकता है कि वो चाबियां कहीं रख कर भूल गए हों और इनकी इजाजत थी से महनाज और इसके साथी डॉक्टर ने ताले तोड़े हों। लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो कि डॉक्टर महनाज पहले निकली है और जलाली की तबीयत बाद में ही बिगड़ी है? जिगर, मैंने कहा है ना कि ये मेरा अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर जलाली साहब महनाज के जाने से पहले बेहोश हुए हैं तो भी हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि महनाज ने उनसे दगा ही किया है। ताले तोड़ने की वजह यह भी हो सकता है कि जलाली साहब ने महनाज को हदायत की हो कि वारा को लेकर यहां से निकल जाए। फिर से पहले कि वो महनाज को चाबियां वगैरह सौंपते वो अचानक बेहोश हो गए। अफरा तफरी में महनाज और उसके साथी डॉक्टर ने कुफल शिकनी की और जलाली साहब की हदायत के मुताबिक चीजें निकाल कर ली गई। यानी तुम दोनों सूरतों में डॉक्टर महनाज को रायती नंबर ही देना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए और बेहतर तो यही है कि जिगर के हम एक बार फिर मौका वारदात का जायजा लें। लेकिन ये भी तो देखो कि कुछ लोग हमारा जायजा भी ले रहे हैं और इन्होंने बाकायदा कसम खा रखी है कि जब तक तुम्हें लंबा नहीं लिटा देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। वो क्या नाम ले रहा था? खबीस नदीम? भरत वचन रखा हुआ है महाशय चावा ने। इसका इंतजाम भी कर लेते हैं। आखिर सर्कस कंपनी में काम किया यार, कोई बटियारे तो नहीं है हम, इमरान ने कहा। इसी दौरान मैंने टीवी ऑन किया। सुबह की खबरें नशर हो रही थी। पहली खबर ही चुका देने वाली थी। ये कुछ देर पहले लॉयर माल रोड के इलाके में होने वाली अंधाधुंध फायरिंग की खबर थी। प्राइवेट अस्पताल के सामने होने वाली इस फायरिंग में 3 अफराद मौका पर जाँ बाग हुए थे। कई अफराद जख्मी थे। पुलिस की गाड़ी को आग लगने की खबर भी न्यूज में मौजूद थी। एएसआई गुल अहमद के बारे में इतला थी कि वो पेट में गोली लगने से जख्मी हुआ है। न्यूज़कास्टर कह रही थी, हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि हंगामा शुरू होने से थोड़ी देर पहले 2 अफराद तीमारदारों की हैसियत से अरबाब क्लिनिक में दाखिल हुए और इन्होंने एक मरीजा को उसके बिस्तर से उठाकर लाबी में पहुंचाया। इसी दौरान में क्लिनिक के सामने और इतराफ में कई गाड़ियां आकर रुकी और इनमें मौजूद मुसल्ला अफराद ने एक दूसरे पर बेदुरेग फायरिंग शुरू कर दी। जब यह खौफनाक हंगामा बरपा था, दोनों अफराद मिसेस जमीला नामी उस खातून को लेकर अस्पताल की छत पर पहुंचे और वहां से कहीं निकल गए। बताया जा रहा है कि जमीला नामी ये खातून एक लीड डॉक्टर की वालदा हैं और सिर्फ 3 दिन पहले क्लिनिक में दाखिल हुई थी। हमारे नुमाइंदे नवीद शेरवानी इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। हम उनसे अरबाब क्लिनिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। नवीद ने पुरजोश लहजा में कहना शुरू किया, जैसा कि आप मेरे अक्म में देख रहे हैं, जगह जगह खिड़कियों की शीशे चिकनाचूर नजर आते हैं। ये मेरी बाएं तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन पर भी जा बजा गोलियों के निशानात हैं। और ये देखिए नाजरीन, ये देखिए, ये वो जगह है जहां घमसान की लड़ाई हुई है। कम से कम 2 लाशें और 5 जख्मी अफराद इसी जगह से उठाए गए हैं। यहाँ आपको हर तरफ गोलियों के निशानात नजर आ रहे हैं और गौल भी बिखरे हुए हैं अभी तक। अब मैं आपको इस अस्पताल के MS डॉक्टर जफर चौधरी से मिलवाता हूँ और इस वाक़े के हवाले से इनकी राय मालूम करते। MS चौधरी साहब गालिबन मुंह पर पानी के छींटे मारकर अभी अस्पताल पहुंचे थे और परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, मोहतरमा जमीला नामी वो मरीजा जो अस्पताल के वार्ड से गायब पाई गई है। 3 दिन पहले हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल की शिकायत के साथ यहाँ दाखिल हुई थी। मालूम हुआ है कि मोहतरमा जमीला लेडी डॉक्टर महनाज की वालदा है। ये लेडी डॉक्टर महनाज वही हैं जिनका जिक्र जलाली फार्म हाउस वाले वाकया के सिलसिले में आ रहा है। इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीक करना तो पुलिस का काम है। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि अस्पताल के बाहर जो खूनी तसादम हुआ है वो इन 2 ग्रुपों के दरमियान ही हुआ है, जो इससे पहले फार्म के बाहर और फिर लाहौर शेखुपुरा रोड के करीब भी एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। न्यूज़कास्टर ने स्क्रीन पर नमूदार होकर कहा, हमने इस सिलसिले में SSP साहब से राब्ता किया है, उनकी राय मालूम करते हैं। बावर्दी पराचा साहब स्क्रीन पर नमूदार हुए। 3-4 लाशें गिर चुकी थी, एक खातून गायब थी और बहुत सा माली नुकसान भी हुआ था। सूरत हाल की संजीदगी टूट कर पराचा साहब के चेहरे पर बरस रही थी। उन्होंने सबसे पहले तो वही मुल्क गिर शोहरत का हामिल किस्सा पीटा फिक्रा दोहराया कि हम पूरी तनदही से कोशिश करें, कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेंगे और मुजरिमों को जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। इसके बाद वो अपनी छापा मार पार्टियों की तफसील बताने लगे थे। जब न्यूज़कास्टर ने फुर्सी से उन्हें टोका और पूछा, जनाब इन 2 अफराद के बारे में आप क्या कहते हैं जो सबसे पहले अस्पताल में दाखिल हुए और जिन्होंने लेडी डॉक्टर महनाज की वालदा को वहां से गायब किया? कहा जाता है कि इनमें एक शख्स बुरी तरह लंगड़ा भी रहा था। पराचा साहब बोले, अभी यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अस्पताल का अमला जो हुलिया बता रहा है इससे शक पड़ता है कि ये वही इमरान नामी शख्स है जिससे पहले जावा के खास कारिंदे कादर को मौत के घाट उतार चुका है और जलाली साहब का जान निसार मुहाफिज होने का दावा भी कर चुका है। इसके साथ इसका साथी ताबिज भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इस मरहले में यकीन के साथ
न्यूज़कास्टर ने पेशावराना चाबकदस्ती से पुलिस ऑफिसर की बात काटी, पर एहतसाब खातून की गुमशुदगी को अब 4 घंटों से ऊपर हो चुके हैं। शहर में हर तरफ नाके लगे हैं, इसके बावजूद इस जुर्म का रास्ता रोका नहीं जा सका। आपका क्या ख्याल है, मरीजा खातून के अगवा का ताल्लुक डॉक्टर महनाज वाले वाक़े से? कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीजा खातून को अगवा करने वाले लोग इनके जरिए इनकी बेटी डॉक्टर महनाज तक पहुंचना चाहते हों? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो भी सकता था और खदशा था कि ऐसा होगा क्योंकि मरीजा खातून डॉक्टर महनाज की वाहिद करीबी अजीजा हैं, तो क्या जरूरी नहीं था कि हालात को भांप कर खातून को हिफाजत का इंतजाम किया जाता? इससे पहले कि बौखलाया हुआ पुलिस ऑफिसर को जवाब देता, इमरान ने टीवी की आवाज बंद की और बोला, यार कहीं ये आंटी जमीला अपने कमरे में टीवी खोल कर ना बैठ जाएं। इन्हें पता चल गया कि महनाज फार्म हाउस से गायब है और इस पर इल्जामात लग रहे हैं, तो वो जरूर खुद को हार्ट अटैक करवा बैठेंगी। मैं आंटी जमीला वाले कमरे में गया। इमरान ने सुकून बख्श दवा दी थी, वो सो रही थी। मैं बाइस्तगी टीवी ट्राली धकेल कर उनके कमरे से बाहर ले आया। इमरान गहरी सोच में खोया हुआ लगता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले सर्कस कंपनी वाली बात तुम क्या कह रहे थे? क्या कोई नाटक रचाने या सवांग भरने का इरादा है? वक्त आया तो सवांग भी भर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम जलाली साहब के दोस्त SP हमजा साहब के साथ पुलिस गाड़ी में फार्म हाउस तक जाएंगे और अब तक होने वाली तफ्तीश के बारे में जानेंगे। इमरान गालिबन हमजा साहब से पहले ही बात कर चुका था। उसने बताया कि हम करीबन 1 घंटे बाद यहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। वहां से एक गाड़ी जलाली फार्म हाउस से जा रही है। अब दिन चढ़ाया था, 8 बजने वाले थे। यके बाद दीगरे इस कोठी के सारे मकीन बेदार हो गए। मेरी मनमोहनी बहन फरा, भाई आतिफ, नन्ना बालू और शाहीन वगैरह। फरा अबदीदा होकर मेरे गले लग गई। मैं आज कई हफ्ते बाद इसे अपनी सूरत दिखा रहा था। वो और आतिफ ये भी जानते थे कि मैं कुछ खतरनाक कामों में उलझा हुआ हूँ, बल्कि मैं और इमरान दोनों उलझे हुए हैं। वो रूहानसी होकर बोली, भाईजान अब बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मैंने इसका सर चूमा, मैंने ही बदला, वक्त बदल गया है। आतिफ भी मेरे कंधे से लग गया था, मैंने उसे भी अपने बाजू के हल्के में ले लिया। इसी दौरान में सफिया भी बालू को उठाए नमूदार होगी। बालू के सुर्ख सफेद रुखसार कंधारी अनारों की तरह दहक रहे थे और मुझे एक भूले बिसरे चेहरे की याद दिला रहे थे। बालू उसी गुम गश्ता चेहरे की निशानी थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और खूब चूमा। वो मुझे जरा हैरत भरी नजरों से देख रहा था। मैंने कहा, ऐसे बिटर बिटर क्या देखते हो? फरा ने कहा, आप इस तरह हफ्तों के बाद आएंगे तो हम भी ऐसे ही देखने लगेंगे। सफिया और आतिफ हंसने लगे।